क्या पढ़ रहे थे हम लोग? शस्त्रा कितनी आपने बता दी थी? 6-7 प्रकार के पौधे तो आठ थी और 2 तरह की 3 तरह की छेपड़ वाला ईमानदारी से बता सकता है कोई कि कौन सी अस्त्राकृतियाँ किसी को याद हो या छेपड़ वाला? एक नंबर यही क्वेश्चन आ गया था। इन 3 में से एक रखा रहेगा आपको। इसकी डिटेल नहीं भी पता हो तो भी आपको पता होगा क्या है। बताइए, हम लोग अस्थल मंडल कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल फिर पढ़ेंगे। अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो मतलब हम दोनों लोग सलामत रहे। एक में आप लोग हैं, एक में हम लोग, ठीक है। चलिए तो आप लोग थोड़ा देख लिए करिए भाई। बड़ी तकलीफ होती है जब आप लोग याद नहीं करते। हाँ, आज तो बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है तो पानी पानी पी पी के बैठ रहे हैं सब पूरी ऊर्जा के साथ। जब 1 घंटा 2 घंटा आपका सामना सर करेंगे और सब बताएंगे। तो हम लोगों ने देखा, देखिए दोस्तों, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको 2-3 बार देखना होता है। देख लिया करिए कि कौन सी किसके द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियाँ हैं, है ना। और जो हंसते हैं बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तो नहीं हंसते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो घर जाके हंसते हैं, अकेले में हंसना पसंद करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि नहीं हंसते, जैसे एक बच्चे देखिए घर जाके हंसे कि क्लास में ठीक है बेटा। तो देखिए लकीज जो है कैसी आकृति है? अपर्दन द्वारा। कौन सा अपर्दन करता है ये? भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियाँ हैं। ये सब बहुत बार पूछा है। अंधी घाटी पूछा है, ये सब मैंने उधर 2 लाइन पूछ रहा है कैसी अस्त्राकृति है, तो भूमिगत जल द्वारा निर्मित अस्त्राकृति है। तो ये सब सीधे आप 2 लाइन क्या है नहीं पता, ये चल जाएगा 1 मिनट के लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए। डिटेल नहीं पता तो जब इसको ये पता होगा तो डिटेल भी आप पता कर लेंगे। तो कम से कम पहली चीज़ तो पता होना चाहिए। चलिए आइए थोड़ा थोड़ा कुछ डिटेल कर लेते हैं, अन्यथा हम फर्स्ट टाइम तो मिलेगा। तो लिख लीजिए जरा भूमिगत जल के संदर्भ में कुछ चीज़ें, फिर एक बार डिटेल करते हैं इसकी। लिखें दोस्तों, भूमिगत जल, द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के कार्य क्या है उनके बारे में लोग देख रहे हैं। देखिए, वर्षा जल का वह अंश जो अच्छा भूमिगत जल आता कहाँ से भाई? भगवान दे देते हैं नीचे कि भगवान ऊपर से दे देते हैं। जैसा कि देखिए क्या कहते हैं, भगवान पानी नहीं। अभी आप लोगों के घरों में 1-2 लोग मिल जाएंगे संभवतः, तो कहेंगे भगवान बरसा देते तो बड़ा अच्छा। कुछ लोग इसमें से भी कहते होंगे भगवान बरस जाता तो बड़ा अच्छा। कभी कभी हम भी कह देते हैं भगवान बरस जाता है। तो भगवान कभी कभी सुन लेते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। वैसे तो इस बार तो बस्ती के किसानों ने अच्छे से माना नहीं, मैं भगवान ने पानी बरसा। बस्ती में बहुत कम बारिश होता है। रेलवे स्टेशन से दक्षिण दरवाजा तक के बारिश होता है, इधर कभी नहीं होता। देखिए यहाँ भगवान यहाँ कितने दुर्मे के हिसाब से संतुष्ट नहीं है। यहाँ के लोग या तो बहुत पुण्य किए होंगे या तो दूसरा वाला किए होंगे। कई बार से देखे स्टेशन, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इनके साथ ऐसी घटनाएं ठीक है। इसमें भगवान का कोई पर्सनल लेना देना नहीं है ना। भगवान तो कर्नाटक में खूब बाढ़ लेके आए हुए हैं, भगवान असम में खूब बाहर रहे हैं। तो असम वाले तो क्या सब पापी हैं क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये मानसून के बनने और न बनने पर संघनन वगैरह की क्रिया जब आप वायुमंडल वगैरह पढ़ेंगे तो एडियाबेटिक इफेक्ट वगैरह तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे, तब उससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या होता है। कभी कभी कुछ और चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि अनुकूल स्थिति अकारण या डांट खा जाते हैं, तो अकारण या खुश रहते हैं। उसी तरह से प्रकृति का भी कुछ एक साइंटिफिक रीजन होते हैं जिनके कारण से वर्षा का होना ना होना उन पर निर्भर करता है। ठीक है,
किसी व्यक्ति के चाहने ना चाहने से कभी कभार चीज़ें हो जाती हैं इत्तेफाकन, वो चाहने से नहीं होती, वो इत्तेफाकन ऐसी कुछ जलवायु बन जाती है, ऐसा मानसून बन जाता है, इससे बरसात हो जाती है। इस बार का मानसून कमजोर रहा मैदानी क्षेत्रों का, जिससे कि पानी नहीं बरस पाया और हम लोग तबाही की स्थिति में बने हुए हैं। अभी भी देखिए इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फैन अभी लाइट चली जाए तो सबकी गर्मी महसूस होती है और ये स्थिति है। तो इसके पीछे मानसून जलवायु का भी बड़ा कारण है। जिस वर्ष वर्षा नहीं होगी, जैसे हम लोग क्या इस बार वर्षा नहीं हुई है ना, तो वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला जाएगा। वाटर से हम लोग भूमिगत जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तभी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। जल कहाँ से आता है? धरातल में। धरातल से जल में आता है, जो वर्षा का पानी बरसता है ये जो गड्ढों के माध्यम से और जहाँ पर पानी स्टोर होता है उनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से ज़मीन में पानी अंदर चला जाता है। केशिकात्व के माध्यम से पानी ऊपर आता है, वही केशिकात्व के उन होल से छोटे छोटे जो रंध्र हैं उन रंध्रों के माध्यम से पानी धरातल के नीचे चला जाता है, तो पानी का वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है। यही भूमिगत जल यानी कि वर्षा के जल से जो पानी संग्रहित होता है उसी से हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ता है। ग्राउंड मतलब जमीन, और इसके नीचे का जो वाटर ग्राउंड वाटर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु के बाद जब पानी बरसेगा तो क्या होगा, 2-1 घंटे चलाओ तो पानी पर्याप्त मात्रा में आपको आ जाएगा। लेकिन अभी यही गर्मी के मौसम में जब आपने देखा तो पानी कम आ रहा होगा। या आपके सीधा उदाहरण मोटा टुल्लू पंप, आपके सभी के घरों में कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जिनके यहाँ ना हो, उनके पड़ोस में होगा। तो टुल्लू का पंप देखेंगे वो पानी तेज और कम का शेड्यूल है। ये कहाँ से? भूमिगत जल से ही आता है। इस बार वर्षा कम हुई है तो यहाँ निश्चित तौर से पानी की तबाही मचेगी, पानी का लेवल नहीं ठीक रहेगा, पानी में गुणवत्ता की खराबी रह जाएगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और फसलें उसमें तो अलग बात है, वृक्ष वनस्पतियाँ जो नुकसान करेंगे होंगे उनका तो एक अलग इशू ही है। पानी पीने की दिक्कत हो जाएगी, वाटर लेवल आपका बहुत ख़राब हो जाएगा, है ना। वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी दिक्कत हो जाएगा। और ये मैदानी क्षेत्र ही है जहाँ पर ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता है, जिन क्षेत्रों में हम लोग रह रहे हैं। पठारी क्षेत्रों में चूँकि चट्टानी क्षेत्र होते हैं, वो जो आग्नेय चट्टानों से बने हुए थे, बैसाल्टिक चट्टानें पूरी पूरी फैली हुई हैं, तो उनमें रंध्र नहीं होता है, और रंध्र नहीं होगा तो पानी सूखेगा नहीं, और पानी सूखेगा नहीं तो वहाँ पे वाटर लेवल इसी नाते कम होता है। महाराष्ट्र वगैरह में पानी आयातित किया जाता है पाइपों के माध्यम से और बाकी और स्रोतों के माध्यम से पानी आता है। तो ग्राउंड वाटर की आज हम लोग बात कर रहे हैं। भूमिगत जल को पानी जो प्राप्त होता है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। वर्षा का पानी जब नदियों, झीलों, तालाबों में कलेक्ट होता है, गड्ढों में कलेक्ट होता है, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा होता है। और जब ये नहीं हुआ है इस बार तो क्या होगा, पानी का जलस्तर काफ़ी नीचे रहेगा, तो मोटर में पानी डालने पर, सिंचाई करने पर आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा और पानी कम से कम की स्थिति आपको प्राप्त हो। समझ रहे हैं बात को? तो ये स्रोत है ग्राउंड वाटर प्राप्त होने का। वर्षा ही नहीं, वर्षा नहीं हो रही है और शहरों में हर जगह शहरीकरण हो जा रहा है, तो शहरों में क्या होता है, टोटल जो क्षेत्र हैं वो फर्श हो जा रहे हैं, ईंटें के बन जा रहे हैं या फर्श हो जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मिट्टी की जगह बहुत सीमित हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है, शहरों का वाटर लेवल हमेशा नीचे चला जा रहा है। इसी नाते शहरों का पानी उतना अच्छा नहीं माना जाता है या नहीं हो पाता है जितना ग्रामीण क्षेत्रों का पानी होता है। ठीक है, हर गांव में 2-4 गड्ढे आप जरूर देख लेंगे और उन गड्ढों के माध्यम से पानी अंदर जाता है और फिर पानी का ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है, वहाँ पर पानी थोड़ा अच्छा मिलता है। पेचते शहरों क्षेत्र, शहरों में तो दोहन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, हर घरों में टुल्लू लगने का से पानी निकलता है, तो वहाँ का ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे हो जाता है। तो वर्षा कई सारे फायदे लेकर के आती है, वनस्पतियों से रह करके से लेकर के इंसानों तक, इंसानों महामारी रोग और तमाम सारे ऐसे जो विकृति हो रही है, जैसे इसमें स्किन रोग बहुत सारे लोग को हो रहा होगा, इचिंग वगैरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, ये गर्मी का ही कारण है। अगर वर्षा जलवायु अच्छी होती, वर्षा अच्छी मात्रा में होती, तो ये जो है आर्द्रता इतनी हुमस नहीं होती, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इससे क्या होता है, फिर हमारी जो जलवायु होती तो हमारे रहने के अनुकूल रहती। इस नाते हमारी जलवायु रहने के लिए थोड़ा कम अनुकूल मानी जाती है इस तरह जलवायु। तो बात हो रही थी पानी के ग्राउंड वाटर लेवल के ऊंचे होने की, तो ये वर्षा ही एक माध्यम है जिससे कि कहीं का पानी का वाटर लेवल ऊंचा होगा। अक्सर पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है टंकी में, या बहुत टाइम लग जाता है, या बहुत कम मात्रा में पानी देता है। ये तभी हो पाता है जब वर्षा का पानी ज़्यादा मात्रा में जमीन को नहीं मिल पाता है, या जमीन किन्हीं कारणों से अवशोषित नहीं कर पाती है पानी को, तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, नीचा होता चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी बात ये थी। चलिए, कि वर्षा का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, वर्षा का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है,
भूमिगत जल कहलाता है। किसी प्रदेश की अधोभूमि का वह तल प्रदेश की अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे शैलें जल से ओतप्रोत रहती हैं, जिसके नीचे शैलें जल से ओतप्रोत रहती हैं, उस प्रदेश का भूमिगत जल तल, उस प्रदेश का भूमिगत जल तल भूमिगत जल का जल तल यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहलाता है। भूमिगत जल तल कहलाता है। यदि धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाया जाए, यदि धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाया जाए तो संतृप्तता की दृष्टि से तीन भाग मिलते हैं। संतृप्तता की दृष्टि से तीन भाग मिलते हैं। पहला है असंतृप्त क्षेत्र, पहला है असंतृप्त क्षेत्र। जब धरातल में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें तीन तरह के क्षेत्रों की प्राप्ति होती है। पहला क्षेत्र है असंतृप्त क्षेत्र, दूसरा है सामयिक संतृप्त क्षेत्र, सामयिक संतृप्त क्षेत्र, और तीसरा है जो हमेशा पानी से लबालब रहता है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। अस्थायी संतृप्त क्षेत्र, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? देखो जमीन के नीचे जब जाओगे कुछ पानी पा जाओगे, तो जहाँ कभी पानी न मिलता हो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? एकदम जैसे ऊपर जाओगे तुरंत जमीन के अंदर खुदाई करोगे तो असंतृप्त से जहाँ पानी मिलता नहीं। फिर इसके बाद में सामयिक संतृप्त क्षेत्र होता है जो समय के साथ यानी वर्षा ऋतु में वहाँ पानी रहेगा, वर्षा ऋतु जब खत्म हो जाएगी तो वह हिस्सा पानी छोड़ करके नीचे के लेवल में चला जाएगा। और एक लेवल ऐसा रहता है जहाँ पर हमेशा पानी ही पानी रहता है, ठीक है, वो अस्थायी संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर हम लोग ड्रिल करके अपनी जो भी हमारे जो समरसेबल हैं या हमारे जो हैंडपैम्प हैं उनकी जो पानी की जाली होती है उसको उसी वाले हिस्से में संतृप्त वाले हिस्से में लगा देते हैं। और संतृप्त वाले हिस्से में जब कर देते हैं तो हमेशा नल हमारा पानी देता है, चाहे कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, पानी हमेशा आता है। कौन से हिस्से में चला जाता है? संतृप्त वाले। कभी कभी लोग बहुत कम गहराई पर कर देते हैं या वहाँ का वाटर लेवल थोड़ा सा नीचा होता है और एक फ्रिज में ऊपर हो जाता है संतृप्तावस्था में, तो यहाँ पर अगर आपके नल का या समरसेबल का ड्रिलिंग हुई है और जाली जो पानी निकालती है वो वाली जाली अगर सामयिक संतृप्त क्षेत्र में पड़ी हुई है तो कभी पानी आएगा, एक समय में मोटर हमारा पानी नहीं देता, नल हमारा पानी नहीं देता, तो वो वाला क्षेत्र ये होता है। जैसे समझ रहे हो ना, ऐसे ग्राउंड वाटर मामले से ग्राउंड वाटर ये हिस्सा हो जाएगा संतृप्त जहाँ पर हमेशा पानी, ठीक है। तो कौन सा वाला क्षेत्र होगा? ये एक क्षेत्र हो गया जहाँ पर वर्षा उसके बाद जैसे बारिश जुलाई अगस्त चल रहा है या महीना सितंबर स्टार्ट हो गया है, पानी अगर वर्षा होगा तो यहाँ भी पानी आ गया होगा, तो ये क्या हो गया? सामयिक। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जनवरी फरवरी तक पानी इसका धीरे धीरे घटता घटता यहाँ तक आ जाएगा और एक समय आएगा कि यहाँ तक आ जाएगा पानी, ये धीरे धीरे इसका लेवल घटता चला जाएगा, यहाँ तक आगे पानी हो जाएगा। और ये तो है जो कभी पानी नहीं पाता है, आएगा चला जाएगा, ठीक। तो हमेशा जो आप जो
यहाँ से पानी जब हम करते हैं तो प्रेशर यही से सारे जगहों का पानी खींचता है और खींच करके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, तो ये बोरी निकल जाता है, पानी उठा के डाल इस वाले हिस्से में। और आपका ये हिस्सा अगर सूख गया तो पानी बहुत कम देने लगेगा या गंदा देने लगेगा या नहीं भी दे सकता है, अगर पानी के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब आपने डेलिस्टिक कर दिया तो दो चीज़ें हो जाती है, एक तो शुद्ध पानी मिल जाता है, यहाँ पे अक्सर देखा जाए पर ऐसे नहीं तो शुद्ध पानी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में जो बचा हुआ पानी होता है किसी गड्ढे या मिट्टी वाले क्षेत्र का, तो थोड़ा दूषित नहीं हो जाता है, कचड़े वगैरह उसमें हो जाते हैं ना सामने। तो जब पानी ज़्यादा भरा रहता है तो अपेक्षा साफ रहता है पानी। तो यही कुछ स्थिति होती है। 3 क्षेत्र भूमिगत जल के बारे में बताया है। 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो असंतृप्त क्षेत्र, दूसरा सामयिक क्षेत्र, सामयिक संतृप्त क्षेत्र और तीसरा अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। समझिए, इसके बारे में कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। क्यों लिखवा दें? ठीक है, अगला चलिए आगे केस में से तो 3 क्षेत्र आपने लिख दिया। अगला हेडिंग कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आर्टिजियन कूप। आर्टिजियन कूप ठीक है। आर्टिजियन कूप किसे कहते हैं वो देख लीजिए। कूप मतलब यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब होता है कुआं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? WELL वेल, BELL मतलब तो W लगा देंगे उसमें हो जाएगा वेल कुआं। ठीक है, तो इसको ही आप करेंगे कूप या कुआं। ठीक, देखिए आर्टिजियन कूप, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं तो बताएगा? पाताल तोड़ कुएं देखे हैं? पाताल, हाँ, पाताल को तोड़ करके निकल गया कुआं, पाताल तोड़ कुआं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बस खोद दिया कि नहीं बस निकल गई पानी, तो फिर लगातार निकलता ही रहता है। कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ छोटे निम्न भूमियाँ हैं वहाँ से अगर थोड़ा सा गड्ढा उड्ढा खोद दिया, कुछ लोग आपने देखा होगा सेफ्टी टैंक जिनके घरों में बनता है, जहाँ के हिस्से थोड़े दलदली होते हैं, उन्होंने अगर थोड़ा गहरा गड्ढा कर दिया तो वहाँ पे पानी आ जाता है, तो बड़े तबाह हो जाते हैं। दुनिया भर की बातें लोग पूछ डालते हैं, साहब क्या करें, इसमें क्या विकल्प हो सकता है, हमारे यहाँ बड़ी आफत है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि उनके लेवल कैसा है। कुछ एक लोग पहले जो डील करते थे पानी वगैरह का, तो पाइप पे निकाले, खींचने की कोशिश की, नल गड़ाया पानी के लिए। सुन रहे हो, समझ रहे हो? ठीक, बता दिया करो समझ कि हम हैं। तो होता क्या था कि जैसे हम निकालना शुरू किया तो मिस्त्री आया, थोड़ा जल्दीबाजी में काम किया उसने, तो थोड़ा हिलाया विलाया टूट गया, उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब आपने 10, 20, 25, 50 सालों में आपने अपने वहाँ पर सेफ्टी टैंक के लिए खुदाई करी, इत्तेफाक से उसी क्षेत्र में आपने खुदाई की। जैसे आपने खोदा, संजोग से वो मिल गया, वो भी मिल गया, तो उसको भी आप लोगों ने निकाल लिया, लोहा मिल गया, उस चक्कर में आपने निकाल लिया उसको। बड़े लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं ना, और उसको भी निकाल लिया, बस जैसे वो निकाला तैसे पानी भी आ गया। अब ये तबाही मची, अब वो बंद ही नहीं हो, पानी बंद नहीं होगा क्योंकि उसकी सप्लाई नीचे से है। कौन से वाले हिस्से से? अस्थायी संतृप्त वाले हिस्से से। तो अस्थायी संतृप्त वाला हिस्सा पानी नीचे से एग्जिट करेगा, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए, आपको समझने के लिए पाताल तोड़ कुआं वह भी हो गया। हालांकि पाताल तोड़ कुएं वे होते हैं कि जहाँ पर मिट्टी की ऊपरी परत हटा देने के बाद में मतलब जो है पानी नीचे से ऊपर आने लगे, पाताल तोड़ कुएं वे कहलाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं बिना तोड़े अपने ही निकलते रहते हैं, अपने मन का निकलते रहते हैं, पहले से तोड़ लेते हैं। जैसे पाताल तोड़ मतलब पाताल को जैसे तोड़ा निकल गया कुआं, पानी निकल गया उधर से, तो आर्टिजियन कूप के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। आर्टिजियन कूप
पाताल तोड़ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो सुबह ही आ जाते हैं, सो जाते हैं क्या क्लास में? मेरी क्लास में कोई सोता तो नहीं है? नहीं सर, आपकी क्लास में सब जग जाते हैं। अच्छा जग जाते हैं, बाकी क्लास में क्या रेस्ट मार लेते हैं क्या कि अगली क्लास में जगना? अच्छा ऐसा नहीं देखते क्या? अच्छा उनको मतलब नहीं रहता होगा किसी से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो समाज के, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति में किसी को मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? देखिए 90% जो कुपोषण होता है ना, वो इसी कारण से होता है। चाहे शिक्षा का कुपोषण हो, चाहे स्वास्थ्य का कुपोषण हो। 80% सिस्टर्स जो बैठी हैं यहाँ पर घर से डाइट नहीं लेती होंगी। कोई आधी रोटी खाता होगा, कोई थोड़ा सा चावल खा के सो जाता होगा, शरीर में सब कम होगा उनके। अगर चेक जाँच करो तो उनको ग्लूकोज खून भी चढ़ाना पड़ सकता है, ये उनका लेवल होता है। अब इसमें किसी के पेरेंट्स क्या चले जाओ तो सब बताएंगे हमने सब दिया भाई, अपनी कमाई ही लोगों पे लुटाई, ऐसे तो बोलते हैं। और सुनने के बाद आप लोगों का खून जल जाता होगा। ये तो झूठी बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं आपने कराई है ना, ये तो केवल कहने की बात आई और समाज की बात आई तो हमने भी आपके साथ हामी भराई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सही मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो यही कारण है कि सिस्टमेटिक ढंग से कोई चीज़ का न कर पाना, न समझ पाना। इसी तरह शिक्षा भी है, सही ढंग से जब नहीं पसंद करने होगा तो क्या होगा? कहीं खोपड़ी बड़ी हो जाएगी, कहीं पेट बड़ा हो जाएगा, कहीं कुछ बड़ा हो जाएगा। जैसे कुपोषण में यही सब तो होता है। कुपोषित बच्चे को देखिए सबसे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, आपको लगेगा बड़ा स्वस्थ है, लेकिन पूरा टोटली कुपोषित है वो। और कुछ के अंदर देखेंगे जो गरीब लोग होते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, तो उनको कुछ नहीं होता, खोपड़ी बड़ी होती, पेट बड़ा होता है, बाकी हड्डियाँ तो आपको लगेगा बहुत खाया है भाई ये, लेकिन बेचारा वो खाया नहीं, कुपोषण एक तरह का है। उसी तरह शिक्षा में भी अगर बैलेंस नहीं मिला तो इतिहास कहीं निकल गया, कहीं भूगोल निकल गया, तो कुपोषित शिक्षा हो गई। शिक्षा परिपूर्ण होनी चाहिए, स्वस्थ। अब इसकी जिम्मेदारी जितना लेने वाले की है उतने देने वाले की भी है, जितना लेने वाले की है उतना देने वाले की भी है कि नहीं? अब बैंक देखिए, बैंक जब अपने यहाँ कैश मंगाता है तो हथियार बंदूक से लैस मंगाता है, और जब हमको देता है तो कहता है लो ले जाओ, अपना आए तो सुरक्षित आए, हमारा आए तो ले जाओ। भाई आप समझते ही नहीं समझते हैं? हमको दे दिया, इसके बाद ले गिनो तुम अपना, तुमने निकाला 4 लाख तो इसे दे देगा जाके, मैनेजर जाके फेंक देगा आपका, ले हो गया। उसमें गड्डी ऐसे फेंक देते हैं ना गिन के, लो आपका इतना हो गया। अब बेचारा आदमी बटोरने लगता है ऐसे, जो कमजोर दिल का आदमी होता है पहले बटोरता है इसको, फिर एक एक नोट गिनता है उसमें, तो बड़ी तबाही मची रहती है। कभी ये सब चीज़ों को भी देखिए तो शिक्षा का जो जितना या किसी चीज़ का जो स्तर है उसमें एक व्यक्ति का नहीं सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि कोई किसी मुद्दे से, किसी से कोई लगाव नहीं रखता, तो इसी नाते ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। लगाव नहीं रहेगा तो आप लोग जैसे कहते हैं ना, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है इसमें ज़बरदस्ती लगाव होने लगी, नहीं पसंद है तभी टीचर हाँ सर बहुत अच्छा, ज़बरदस्ती बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा, जिससे कि टीचर को प्रेरित होता रहे वो टीचर। और ऐसे भी टीचर कहाँ किसी ध्यान देता है, इसकी फीस आती है उसमें ध्यान देता है, तो बहुत अच्छे होता है। जो तुम्हारी फीस आ जाती है उसी को खड़ा के देखिए, इस लड़के को देखिए इसकी फीस हमेशा 1 तारीख को आ जाती है, बाकी सबकी के बाद वाले रहते हैं, तो टीचर का भी अटेंशन उसी पे बना रहता है जिसकी फीस आ जाती है। जबकि होना क्या चाहिए, शिक्षा का एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की उसमें है, चाहे उसके लिए डांटना मारना या जो भी समझाना पड़े, अपने तरीके का उपयोग करते हुए आगे काम करता है। तो शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन का सबसे अनमोल रत्न यही है। जिसके पास ये है उसके पास सब। पहले ऐसा मंत्र होता था ना, मार देते थे, अभी मार देते भी देखो तुरंत ये टेढ़ा हो जाएगा, पत्थर पत्थर होता है, तो आज तो ये काम नहीं करता। ये मंत्र है, मार दिया बस यूपीएससी क्रैक हो गया। इसके बाद तो ऐसे ही आप बिल्कुल एकदम स्टार, सुपर स्टार, 5 स्टार रेटिंग नहीं 8 स्टार 9 स्टार रेटिंग हो जाएगी आपकी, और हर आदमी आपसे संबंध जोड़ लेगा, चाहे कितने बड़े भी अपराधी किस्म के इंसान हो।
ये समझ लीजिए कि कितना भी खराब आदमी हो, अगर कोई एग्जाम क्रैक कर गया उससे रिश्ता सब बना लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? कोई डॉक्टर आपके रिश्तेदार में हो जाए तो आप बताएंगे कि हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हो भी न करें, चाहे हो ही ना। तो ये सब क्या होता है, सफलता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई बात नहीं, सोना भी जरूरी है, सब पढ़ के ही ले लेंगे तो बाकी सोएगा कौन, वो भी जरूरी है। ठीक है, देखिए हमारे जीवन में जितने भी लोग मिले, कभी सीधी बात करने वाले लोग नहीं मिले, सब टूटी फूटी बात किए। तो हम भी थोड़ा थोड़ा सीख गए भाई, तो टूटी फूटी बात भी हम कहते हैं, बाकी आप लोग उसमें सुधार कर लिया करिए। मतलब आप लोग समझ लिया करिए कि आप लोग यूपीएससी से रिलेटेड है नहीं। और आलोचक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, आलोचक जो होता है वो बहुत बेहतर व्यक्ति होता है, लेकिन आलोचना इतनी होनी चाहिए कि मतलब आदमी रोने न लगे। कुछ एक बच्चे रोने लगते हैं, कुछ कह दो आलोचना कर जाते हैं, लेकिन अभी तो सब मेरे को इच्छा शक्ति तो हो गए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। चलिए भाई, हम लोग कुएं पे थे, पानी वानी निकाल रहे थे, आइए निकालते हैं। तो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं, स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, और सतह पर जल निकलता रहता है। अर्थात जल पंप किए बिना ही, अर्थात जल पंप किए बिना ही एक कुएं के माध्यम से ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है। परंतु जल स्रोत तथा आर्टिजियन कूप में, जल स्रोत तथा आर्टिजियन कूप में अंतर यह होता है कि जल स्रोत तथा आर्टिजियन कूप में अंतर होता है कि जल स्रोत में जल स्वयं ऊपर आ जाता है, जल स्रोत में जल स्वयं ऊपर आ जाता है, जबकि आर्टिजियन कूप में मनुष्य को धरातल सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, ठीक है, पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलता रहता है, बाद में जल स्वतः निकलता रहता है। ऐसे कुएं सर्वप्रथम फ्रांसीसी प्रदेश आर्टोस कैसे रहेगा, फ्रांसीसी प्रदेश आर्टोस में खोदे गए थे।
इस प्रकार के कुएं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कर लीजिए, इस प्रकार की कुएं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में कारपेंट्रिया के मैदान कारपेंट्रिया का मैदान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, कारपेंट्रिया के मैदान, कामा क्वींसलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं। ये लंदन बेसिन, अच्छा देखिए ये कुएं बनाए गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे हैं ये कुएं, आर्टिजियन कुएं, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही तो बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर प्यासी भूमि का देश कहा जाता है उसको। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को छोड़ करके पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है सूखाग्रस्त एरिया पड़ता है, ठीक है, वर्षा वहाँ बहुत कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आर्टिजियन कूप खोद करके पानी निकाला जाता है वहाँ से, और इससे सिंचाई वगैरह के फिर काम में लाया जाता है, पीने के पानी से लेकर सिंचाई वगैरह। बड़े पैमाने पर आर्टिजियन कूप के बारे में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है, ठीक है। भारत में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इतने कुएं खोदने के लिए। तराई बेल्ट जो जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग यहाँ मिल जाएगा, अपने यहाँ जल स्रोत मिलता है। जल स्रोत के बारे में बताया क्या, स्वतः पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे उत्तराखंड के क्षेत्रों में या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जब आप चले जाएंगे तो कुछ ऐसे जल स्रोत हैं जो ठंडा पानी, तो नदी है तो वही ठंडा पानी देती हैं, और गर्म पानी और ठंडा दोनों पानी के स्रोत आपको मिलेंगे कूप के रूप में। कहीं कहीं कुछ ड्रिलिंग किसी पर्पज के से कोई खुदाई की जा रही होती है तो वहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ निकल जाते हैं। यही पाताल तोड़ कुएँ ही आर्टिफिशियल कूप हैं जो खुदाई करते हुए मिल गए और वो पानी वहाँ से फिर निकलने लगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। जल स्रोत में क्या अपने आप से पानी निकलता है, कोई ऐसा स्रोत बन जाता है क्षेत्र में, पानी अपने आप निकलता रहेगा। कुआं टाइप का कुछ निम्न भूमि टाइप का क्षेत्र होगा, वहाँ से पानी निकलता रहेगा हमेशा। कब तक मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, वो सप्लाई नहीं है भाई, वाटर सप्लाई नहीं है कि इतनी दूर तक निकलेगा, वो निकलता रहता है। अब वो उसका कितना वो लेवल है उसके जांच का विषय है, कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है, या समान गति से पानी निकलता रहता है, लेकिन वो नेचुरली निकलता है। अब वो ऐसा नहीं कि किसी मौसम में कम हो जाएगा, क्योंकि वो भूमिगत जल है तो उसका ऊपरी हिस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे पानी की क्या उपलब्धता है या इस तरह की चीज़ें हैं, उस आधार पर उसका होता होगा। वो सतत पानी निकलता रहता है उसका। कुछ ऐसी झीलें हैं कभी नहीं सूखती हुई दिखाई देंगी आपको, उनके नीचे भी ये आपके जल स्रोत पाए जाते हैं। झीलें जो हैं, झीलों में बहुत सारा पानी आपको दिखाई देता है, तो उनमें कई सारे ऐसे जो जल स्रोत वहाँ पर मिलते हैं जिनसे पानी ऑटोमेटिकली निकलता रहता है। आपको लगेगा कि इस झील में पानी कहाँ से, इतना बड़ी झील कैसे, पानी कहाँ से आता है इसमें, तो उसके पीछे का कारण वो भी होंगे वहाँ पे आर्टिजियन कूप वगैरह है, तो पानी इनका सतत निकलता रहता है। अब इनके निकलने की गति कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक थोड़ा अलग विषय है, बट पानी नेचुरली तरीके से निकलता ही रहता है और सतत निकलता रहता है। अब नहीं, ऐसा नहीं कि इस मौसम में ये निकलेगा, इस मौसम में नहीं निकलेगा। हो सकता है कुछ एक स्रोत ऐसे भी हो जहाँ पर वर्षा ऋतु में पानी निकलता है, जैसे कुछ कुएँ हैं, कुछ कुएँ सूख जाते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरह के हैं। वैसे पानी इनका रेगुलर वे में निकलता है ना। आप लोग अपने गाँव के कुओं को देख लीजिए, जो पहले पानी कभी ख़त्म नहीं होता वहाँ का, बस अंतर उसमें क्या होता है, वो 10 फीट की अगर गहराई पे है तो 10 फीट पे पानी कितना भी आप निकालिए वो 10 फीट पे ही गहराई बनी रहती है। मतलब ये नहीं कि गांव भर ने अगर पानी पी लिया या आपने बोरिंग लगा करके खेत की सिंचाई कर ली 2-4 दिनों तक,
तो पानी आपका घटता नहीं है, या घटता भी है तो मात्र कुछ फीट, 1 आध फीट घट जाता है, फिर उसके बाद में वो भी रिकवर हो जाता है। यानी पानी, चूँकि पानी का लेवल पूरी तरह से फैला हुआ है, तो पूरे लेवल का पानी, इसी नाते जब बरसात के मौसम में किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में पानी जब भर जाता है तो पानी जल्दी निकलता, खाली नहीं होता है। जब तक पूरे क्षेत्र का, जहाँ तक का एरिया से पानी का बैलेंस है, जब तक पूरे का पानी नहीं घटेगा तब तक नहीं निकल सकता है पानी। आप देखे होंगे आप लोग कहीं पे जहाँ पे जल भराव हो जाता है, तो जब पूरे क्षेत्र का जहाँ तक का पानी, या तो उन पानी को, बाकी पानी को काट दीजिए इसकी कनेक्टिविटी, तब जितने दूर का पानी है तब वो निकलता है। उसी तरह से जल स्रोत का भी कुछ होता है। आइए और भी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ओके, आगे चलिए। ये लंदन बेसिन, ये लंदन बेसिन, सहारा, फ्रांस, लीबिया, भारत में तराई तथा गुजरात में, भारत में तराई तथा गुजरात में, और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डकोटा, और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डकोटा, दक्षिणी डकोटा में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा आर्टिजन बेसिन है। ठीक, चेंज कर लीजिए दोस्तों। और पातालपुर की खासियत ये होती है, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे सिर्फ मान लीजिए ये चट्टानें ऐसे ऐसे प्रोवाइड करती हैं, चट्टानें या धरातल की चट्टान, ये चट्टान आपको मान लीजिए ये आदमी चट्टान है, मान लीजिए क्या करेंगे, वही चट्टान होगी, पानी यहाँ बरसेगा, पानी जब बरसेगा तो मिट्टी वाली जमीन नहीं, नीचे चली आएगी, पानी आएगा कैसे, पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भाई भर जाएगा पानी, तो भर गया पानी। अब यहाँ पर जो पाताल को ड्रिल जैसे कर दोगे इससे बना तो टूट जाएगा पानी, तो निकल जाएगा पानी, तो पानी निकल जाएगा, इस जगह आपका पाताल में। अब हो जाएगा क्या, ये वाला हिस्सा है एक चैम्बर का काम करता है, क्योंकि इस चट्टान में दो रंध्र पाए गए जाते हैं, तो नीचे बकेट का काम कर जाता है, ठीक है। तो उसमें पानी इसके ऊपर वाले हिस्से में रहता है, तो ये संतृप्त वाला जलीय क्षेत्र हो जाता है, ये सामयिक संतृप्त हो जाएगा, ये ऊपर वाला और संतृप्त वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो पानी जैसे कुछ खुदाई हो जाएगी निकल जाएगा, तो पानी इससे निकलता रहता है। और ये देखने में आपको कम लगता है, बहुत दूर तक रहता है, तो पानी जो है उस हिसाब से आपका निकलता रहता है रेगुलर, है ना। चलिए दोस्तों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो लिखा, इसमें आप सबसे ज़्यादा आर्टिजन को कहाँ मिल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए पैराग्राफ चेंज करें दोस्तों। भूमिगत जल से बनी, भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों को, भूमिगत जल से बनी स्थलाकृतियों को काष्ठ स्थलाकृतियां, काष्ठ स्थलाकृतियां कहते हैं, जो कि पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के, पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की, एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है।
पूर्व यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृतियों के नाम के आधार पर रखा गया है। इन क्षेत्रों की जलीय क्रिया तथा स्थलाकृति स्वरूप जलीय क्रिया एवं स्थलाकृति स्वरूप निम्न है। पहले सबसे स्वरूप का नाम लिखिए लैपीज या पर्दन वाला निर्मित स्थलाकृतियों में पहला क्या है लैपीज। हेडिंग लगी है दोस्तों लैपीज। कहने का एसेंस आपका है कि जो ये भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाएंगी तो ये उन क्षेत्रों में पाई जाएंगी कि जहां पर चूना पत्थर वाली चट्टानें होंगी। और चूना पत्थर वाली चट्टानें जिन क्षेत्रों में पाई जाएंगी उनके बारे में कहा पूर्व यूगोस्लाविया के जो एड्रियाटिक तट है उसके क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में चूंकि बड़े पैमाने पर पाई जाती है इसी नाते वहां पर जो स्थलाकृतियों का नामकरण किया गया वही नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस कई बार हो चुका है कि कहाँ स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है, तो आपने पढ़ा है पूर्व यूगोस्लाविया वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एड्रियाटिक तट के सहारे आपको पाई जाती है। तो वही दोस्तों उन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में हम देख रहे हैं लैपीज। ठीक है, देखिए लैपीज में जब चूना पत्थर सैलों पर जल तो बच्चों को चले आएंगे कहाँ इस दुनिया में चलिए, जब चूना पत्थर सैलों पर जल पड़ने से खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया तेजी से होने लगती है। खड़ी संधियों पर विलयन क्रिया तेजी से होने लगती है तो चूना पत्थर घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं। चूना पत्थर घुल जाने से वहां गड्ढे बन जाते हैं जिनकी दीवारें सीधी होती हैं। ऐसी रचनाएं एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती हैं। ऐसी रचनाएं एक दूसरे के समानांतर दिखाई पड़ती हैं। इन्हें अवकूट वही जिसमें लैपीज कहते हैं। अवकूट या लैपीज इंग्लिश वर्ड है लैपीज और हिंदी वर्ड है उसी का। ठीक है, अवकूट या लैपीज कहते हैं। लैपीज की स्पेलिंग LAPPIES है। ठीक है, ये लैपीज हो गया, अवकूट कहलाता है। चलिए अब आगे करते हैं। गोलरंध्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंक होल इसे इंग्लिश में कहते हैं। सिंक होल, गोलरंध्र। सिंक होल है जानते हैं ना सिंक
जो मुझे पता होगा बताइए। सिंक मतलब क्या होता है? छिद्र तो होता है, उनका काफी हद तक कहना सही है। सिंक होता है जिसमें बर्तन तो धुलते हैं आप, उसमें क्या होता है? अरे उससे बड़ा पुराना नाता है भाई लड़कों का, लड़कियों का जो बाहर रह के पढ़ते हैं उनका तो नाता है ही लड़कों का, और लड़कियों का तो है ही। खाने के बाद डेली वही काम करना, सबसे बुरा काम वही लगता है। तो उसी तरह का जो रोजगार होता है वैसे ही कुछ होता है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डोलाइन वोलाइन के बारे में भी आगे देखेंगे। आइए, चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर, चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, चूनों की चट्टानों वाले प्रदेशों में जब ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सक्रिय घोलरंध्र बन जाता है। मिलकर सक्रिय घोलरंध्र बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल देता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से, इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को घोलरंध्र कहते हैं। जबकि विस्तृत छिद्रों को डोलाइन कहते हैं। जब होल बड़े हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? डोलाइन कहलाएंगे। डो कहलाएंगे डोलाइन। तो समझ गए, एक एक शब्द इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अगर तैयार कर लेगा इनके शब्दों को वो समझ लीजिए निश्चित तौर से 2-4 नंबर का हकदार हो जाएगा, है ना। अभी क्या परीक्षाएं जो हो रही हैं वो बड़ी अच्छी हो रही हैं। अभी कल कुछ पेपर था, अभी बच्चे दे करके आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। 85 क्वेश्चन करके आए हैं 100 क्वेश्चन में से। इनमें से 2-3 क्वेश्चन पे डाउट है, बाकी लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। समय भी कम होता है तो मेहनत करेंगे तो आप कुछ कर रहे हैं। मेहनत आप तो कर ही रहे हैं, दिख रहा है हमको तो सब दिखता है भाई। हम तो अंतर्यामी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई कुछ यामी नहीं होता, अनुभव में सब सीखेगा। अच्छा, जितने छोटे होते हैं घर से काम वाम ऐसा तो नहीं कोई लोग आते हैं यहाँ पर घर से कामों से मुक्ति मिल जाए, चलो यूपीएससी कर लेते हैं, अब आके यही सो जाते हैं।
ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मुझे डाउट हो रहा है। या ये हो सकता है दूसरा कि बेचारे सुबह 7 ही बजे रेडी होकर चले आते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, सुबह सो के उठते बस यही काम करते हैं, तैयार हो रहे हैं और तैयार होकर के लंच पैक करते करते 8:30 बजे 9 बजे निकल देते हैं। और यूपीएससी क्लास जैसे चलने लगी तब तो घर वाले और खुश, चलो भाई हमारा बच्चा जो है यूपीएससी में इस समय जा रहा है, 6 बजे पढ़ के पहुँचे नहीं कि चाय पहले आज ही चाय लाए, अभी 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो लाइफ भी बहुत ही एक बेहतरीन लाइफ होती है जब लोग पूछते हैं, और खासतौर से ये स्टूडेंट लाइफ में बड़ा मम्मी पापा पूछते हैं। तो छोटे बच्चों को देखिए जैसे वो रास्ते पहुँचते तैसे मम्मी या पापा उनका झोला ले लेते हैं पीठ से, वो बेचारे हिलते हिलते पहुँचते हैं ऐसे ऐसे ना, छोटे बच्चों को देखिए और वो बिल्कुल अपने अंदाज में, चाहे पूरी क्लास में मैडम को परेशानी करते रहे हों, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरा बेटा बिल्कुल एकदम जीत करके ही आया है। जब ये नहीं इतना मारा गया है, कोई याद नहीं करके गया, सब ने फुटबॉल बना दिया। हम लोग के टाइम में लोग फुटबॉल बनाते थे, अभी तो कुछ नहीं बनाते हैं। जैसे उसमें बच्चा रोने लगेगा तो मैडम चाकू निकाल के दे देंगी। हम लोगों में तो टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग सीखे जाते थे और रोने के बाद और मार खाते थे, जैसे कि आवाज दबा मार खाए तो इतना रोगे क्या, ये क्या मतलब है? ये वाली पीड़ा झेले हो कोई लोग? ये वाला पेन हम लोगों के दौर में था। एक तो पापी टाइप के टीचर होते थे, वो बहुत मारते थे, ऊपर से जब रोने का मन करे मार खाने के बाद तो कहते थे रो तुम क्यों रहे हो? तो कौन बताया सर इतना ठोकती हैं आप कि अब रोए बिना नहीं जा रहा है, और रो लेंगे तभी कुछ थोड़ी आत्मा में तृप्ति आएगी। ऊपर से और चढ़े हुए हैं कि अगर रोया तो फिर मतलब समझ लेना तो मतलब हाँ, मतलब उनका ये रहता है कि कोई और ना जान जाए कि बहुत मारा गया। और पहले के लोग बहुत मार खाते थे भाई, अभी तक के कोई बच्चे मारना नहीं चाहते। अभी एक बच्चा हमारे सामने छोटा सा बच्चा आया, मेरा अभी 2 दिन पहले टीचर डे था, तो ये हुआ बेटा हमारे यहाँ आया तो भी केक पाया, तो कह रहा हमारे यहाँ भी किसी बच्चे का जन्मदिन था, वहाँ भी केक मिला था। अब सर बता रही है उसको कि बेटा टीचर डे था, अब बच्चों को छोटे छोटे बच्चे केक खिलाए पड़े हैं सब लोग, बच्चों को कहाँ क्या पता मिल रहा है क्या मिल रहा है, वहाँ चलो खा लो, वो तो उनको वही दिखता है, उनको क्या मतलब है किस खुशी मिल रहा है। कह रहा हमारे यहाँ भी जन्मदिन था, यहाँ भी है क्या किसी का जन्मदिन? तो उस बच्चे को 4-6 साल लगेंगे टीचर्स डे जानने में, पता ही चलेगा टीचर डे का। चलिए आगे बारह हम लोग बात कर रहे थे इसकी। युवा देख लीजिए, अगला आपका है युवा। युवा क्या होता है? देखिए निरंतर गोलीकरण के फलस्वरूप, निरंतर गोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक बृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। कई डोलाइन मिल रहे हैं दोस्तों, देखिए जब कई रंध्र मिलकर के बना रहे थे क्या डोलाइन, अब कई डोलाइन मिलकर के बना रहे हैं क्या युवाल बना रहे हैं। निरंतर गोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक बृहद गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाल या इसी को सकुंड भी कहते हैं। कुंड का नाम सुने हो? जो नदी के किनारे आसपास कोई रिलेटिव या उसका गाँव होगा तो अक्सर लोग बताते हैं कि नदी के इस वाले हिस्से मत जाना, यहाँ कुंड है। कुंड मतलब गहरा हिस्सा। वो क्या होता है? वही चूने पत्थर वाली चट्टानें वहाँ होती हैं जो कि पानी जाने पे घुल जाती हैं, तो बहुत गहरा हो जाता है डीप तक। तो जब कभी कोई कुंड में चला जाता है तो वो चूंकि जहाँ तक चूना पत्थर की चट्टानें रही वहाँ तक गला रहता है, तो कभी कुंड में नहीं जाना चाहिए। क्यों? फिर आगे जाने के बाद कैसी कभी कुंड की संरचना आगे जाने पर जहाँ तक चूना पत्थर रहेगा वहीं तक गला रहेगा, और या कभी बहुत सकरा हो जाता है।
मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, तो वहाँ जाने पर आदमी फंस सकता है, क्योंकि वहाँ पर शैवाल वगैरह हो सकते हैं और वहाँ पे आपके हाथों या पैरों में कहीं फंस जाएगा तो आप वहाँ पर फिर वो स्विमिंग नहीं कर पाएंगे, और उस स्थिति में लोग कहते हैं कुंड में गए और डूब गए। तो नाते कभी भी इस तरह से लोगों को बोलना चाहिए कि वहाँ इन बातों का रिस्क होता है, ठीक है। कुंड उंड में तो वही सकुंड मतलब बराबर होता है जुआल। ये कुंडे हैं, कुंड मतलब कुंड गहरा, और गहरा हिस्सा पानी का। और गहरा कैसे होगा कि जब कोई हिस्सा जो चूना पत्थर का बना हुआ होगा वहाँ पर वो गल जाएगा तो हिस्सा गहरा हो जाएगा, वही कुंड हो जाता है, गहरा हिस्सा ही सकुंड या कुंड होता है, जुआल कहते हैं इसको। चलिए दोस्तों, सकुंड हो गया। अब होती है पोलिजे। पोलिजे क्या होता है? पांचवा है पोलिजे। पोलिजे पोलिजे क्या होता है? जब कई युवाल मिलकर या सकुंड मिलकर या मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाई बन जाती है। जब अनेक युवाल मिल जाते हैं या अनेक सकुंड मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाई बन जाती है। इस विस्तृत खाई को राजकुंड या पोलिजे कहते हैं। राजकुंड या पोलिजे कहते हैं। राजकुंड या पोलिजे कहते हैं। इसकी तली या फर्श समतल तथा दीवारें खड़ी होती हैं। इसके उदाहरण यूरोप के पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र, पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा पोलिजे लिवनो पोलिजे है। लिवनो पोलिजे है। क्या है? लिवनो पोलिजे है। तो आज इतना ही। जरा समझिएगा कि जब होल छोटे छोटे हों, होल छोटे कैसे बनेंगे? पानी में होल बनने की बात हो रही है तो होल तब बनेंगे कि जब जैसे ये टेबल है और टेबल पे कहीं कहीं चूने पत्थर की निर्मित चट्टानें, चूने पत्थर, तो पानी जब पड़ेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया कर जाएगा, गल जाएगा पानी में चूना, तो होल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इसी को ही कहेंगे गोल रंध्र कहेंगे, ठीक। अब जब गोल रंध्र 1 या 2 या 3 जब मिल जाएंगे तो रंध्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छेद बड़ा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? डोलाइन कहलाएगा। अब डोलाइन अपने आप में एक बड़ा होल है। अब डोलाइन, कई डोलाइनें जब मिल जाएंगी तो बन जाएगा द्वार यानी सकुंड। और जब कई कुंड मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? जिसे राजकुंड कहते हैं। आज इतना ही, शेष नेक्स्ट। तो कुछ समझ में आ रहा है? बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, धन्यवाद।